क्या चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। केंद्र सरकार सेक्रेटरी, देखिए कल हमने कुछ पढ़ा था, अभी भी आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। कम से कम सोशल स्टडी जैसी सब्जेक्ट आपको लगता है कि हम कर लेंगे, पर सबसे कम नंबर आते हैं, इस बात का ख्याल रखना। सोशल स्टडी में यहाँ तो आते तो खूब आ जाते हैं। अब जैसे अपन मैं जैसे कि अभी 30-40 मिनट जो भी पढ़ाऊंगा, समझ लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो सीधा 7 नंबर का होगा। मतलब ये केंद्र सरकार का ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे 2-4 दिन से, तो हर दिन कोई एक निबंध आपका क्वेश्चन अपना क्लियर हो रहा है। और आपने यदि ध्यान से एक्सप्लेन करते हुए उसे सुन लिया और घर जाके वापस वैसे वैसे नोट्स बना दिए विथ हेल्प ऑफ बुक, किताब की मदद से, तो ये सोचिए कि 7 से 8 क्वेश्चन है इसमें, इस पार्ट में 7 से 8 क्वेश्चन है और याद 1-1.5 पेज का करना है। और उसमें भी याद करने जैसा कुछ खास है नहीं, आप नॉर्मली उसे कर सकते हो। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमसे ये होता नहीं। देखिए मुझे पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें आईने में देख के तुम्हें शर्म आएगी, मुझे नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आई डन माई ड्यूटी, आई डिड माई ड्यूटी, और मैंने बहुत बेहतर ढंग से की। क्योंकि मैंने तो जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, टीचर जितनी कर सकता है उतनी तो कर रहा है। पर तुम करो या नहीं करो, या तुम जो इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे, हालांकि तुम लोगों में से यहाँ बैठे हुए भी सभी लोग वीडियो नहीं देखते, मुझे पता है, पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब में पता चलता है किसने देखा किसने नहीं देखा। वो आप लोगों नहीं देख सकते हो, पर मैं तो देख सकता हूँ उसे, पर मुझे भी उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक भी देख लेगा, या ऐसा कोई अनजान चेहरा जो मुझे जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा कोई बच्चा जो घर बैठ के मुझे देख रहा होगा, यदि घर बैठ के भी इस वीडियो को जो ध्यान से देख रहा होगा, तो वो यहाँ पढ़ने आ रहे बच्चों से भी ज्यादा नंबर ले आएगा। बात अटेंशन की है। इसलिए जो करो बेहतर करो, बनाते रहो। एक मैंने एक्सरसाइज दी थी, 2 बच्चों ने अभी तक जवाब भेजे, 2-3 बच्चों ने जवाब भेजे, बाकी किसी ने नहीं भेजे, ठीक है ना। बाकी को देखे कौन, फुर्सत किसको है। अब आपके पास ये बहाने हो सकते हैं कि नेटवर्क नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये सब बहाने अपनी जगह ठीक है। जब मैं खुद 15-16 जीबी रोज का मैं अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं भी तो यही रहता हूँ, मंगल ग्रह रहता नहीं हूँ, मेरे तो नेटवर्क बराबर रहता है। जबकि मेरा मोबाइल भी चार्ज बराबर नहीं हो रहा आजकल, तो भी गैप पे चार्जिंग पे रख के काम मेरा कर देता हूँ। और कई बार तो अपलोड करता हूँ तो मुझे चार्जर के पास खड़े रहना पड़ता है, चार्जिंग में रहने में अपलोड करता हूँ। ये भी कंडीशन है, आधा घंटा खड़ा भी रहना पड़ता है। बट चलो, अपने पास एक कलेक्शन भी तैयार हो रहा है केंद्र सरकार। आज हम देखिए पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, पर लोकसभा के बारे में हम लोग मोस्ट ऑफ लोग जानते भी है, क्योंकि लोकसभा में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। हम लोग उन्हें सीधे वोटिंग देते हैं, वोट करते हैं, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जो दिल्ली में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे लिए दिल्ली में बैठकर आवाज उठाते हैं देश की संसद के अंदर। पर राज्यसभा के बारे में हमारा नॉलेज बिल्कुल कम है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से हम डायरेक्ट नहीं करते हुए। आपने देखा होगा कि राज्यसभा के लिए कभी चुनाव होते ही नहीं, तो फिर राज्यसभा में जो सांसद जाते हैं वो कैसे जाते होंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, और उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। आपकी किताब में तो नहीं दे रखा है, पर मैं आपको उदाहरण के साथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले राज्यसभा की रचना एवं संगठन। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा की रचना या संगठन पूछे, वो पूछेगा उच्च सदन की संगठन और रचना के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, क्वेश्चन 7 नंबर का। उच्च सदन भी दे सकता है या द्वितीय सदन भी दे सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और इनका किस हिसाब से चुनाव होता है, इनका किस हिसाब से चुनाव होता है, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि देखिए ये आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही माथा थोड़ी ज्यादा आएगी। आप गणित में इंग्लिश में ठीक है, नौकरियां तो इनसे लगेगी, नौकरी आपकी गणित और इनसे नहीं लगने वाली है, नौकरियां इनसे लगेगी। आपका जीके यदि मजबूत नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, गणित में 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आए, पर वो आपके लिए किसी काम का नहीं। आपको ये इतिहास, राजनीति, राजस्थान और भारत की जो संस्कृति, इनका नॉलेज नहीं होगा तो नौकरियां कहीं पर भी नहीं है। वहां पर एक नंबर पे हजारों लोग रह जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखिए आंकड़े कुछ। अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में कितनी होती है, 250।
से 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। संविधान में है कि 250 तक हो सकती है, पर अभी वर्तमान में कितनी है? 245। 245 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 लोग। 12 लोगों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य है। रेखा जो हीरोइन है वो किसकी सदस्य है? वो राज्यसभा की सदस्य है। आप इस प्रकार बड़े बड़े कुछ वैज्ञानिक है वो भी राज्यसभा के सदस्य है। अर्थात कि जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसे राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों का मनोनीत करके उसे कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। और ये राष्ट्रपति सीधे मनोनीत नहीं करता है, पिछले दरवाजे से सिफारिश कौन करता है? जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है वो सिफारिश करता है। वो जो नाम देता है उसके हिसाब से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका मतलब 12 तो मनोनीत होते हैं। बचे कितने हैं? 245 में 12 निकल गए, बचे कितने हैं? 243। तो 243 जो विधानसभा के जो 233 थोड़ी बात गड़बड़ आ गई। जो 233 सदस्य हैं उनका होता है चुनाव, पर चुनाव हम नहीं करते हैं। आपकी किताब में तो एक ही लाइन दे रखी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। अब ये लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ी गणित समझ लीजिए। इसमें जो 233 लोग हैं वो जो पूरे भारत में जो विधानसभाएं होती है, जैसे राजस्थान की विधानसभा है, जयपुर हमारा सचिवालय है, हमारे राजस्थान की विधानसभा में कितने एमएलए? शून्य बटा सन्नाटा। कितने एमएलए हमारे राजस्थान की विधानसभा में? 200 एमएलए। कितने? 200 एमएलए। अब देखिए, अभी मैं आपको उदाहरण के सहित बताता हूं कि यहां से किस प्रकार से वहां पर राज्यसभा के लिए सदस्य कैसे चुनाव होता है। जैसे राजस्थान में अभी एमएलए है विधानसभा में 200 एमएलए। अभी राजस्थान से 3 राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के लिए सांसदों को भेजा गया। मतलब कितने का चुनाव करना था? 3। हमारे पास कुल एमएलए कितने हैं? 200। तो उसमें क्या करता है? 200 में से कितने का चयन करना है? 3। तो उस 3 में एक और जोड़ लेते हैं। 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 4 का भाग अब 200 में दो। 4 का भाग क्या करो? 200 में दो। कितना आ गया? 50। 50 में फिर एक और जोड़ लो। कितना? 51। अर्थात कि वो 200 एमएलए जो वोटिंग करेंगे उनमें से जिस भी व्यक्ति को 51 वोट मिल गए वो कहां चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। पर उसका सीधा ये तरीका भी नहीं है। उसमें क्या करते हैं कि अबसद वरीयता होती है। अर्थात कि अबसद का मतलब कि पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम वरीयता, उसमें जो एमएलए होते हैं उनको जो फॉर्म मिलते हैं वो अपनी चॉइसेस लिखते हैं। पहले नंबर पे ये, जैसे 3 लोगों को खड़ा किया, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे जितने भी सदस्य होंगे उनके क्रमांक की भाई हमारी पहली प्राथमिकता कौन सी है। तो 51 जो लोग होते हैं जिनके लिए कम से कम 51 चाहिए, तो प्रथम वरीयता वाला यदि कोई 51 वाला है तो इसका मतलब वो कहाँ पहुंच जाएगा? राज्यसभा। फिर आप उस पर देखा जाए कि 3 भेज दे, जैसे एक को तो 51 प्रथम वरीयता वाले मिल गए तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। उसके बाद किसी भी दूसरे को प्रथम वरीयता वाले 51 वोट नहीं मिले तो फिर वो दूसरी वरीयता वाले काउंट करते हैं। दूसरी वरीयता में सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले हो वो व्यक्ति क्या चला जाएगा? राज्यसभा में। फिर जो तीसरा व्यक्ति है उसको कि तीसरी वरीयता में सबसे ज्यादा वोट मिले हो वो भी कहा चला जाएगा? राज्यसभा में। इस प्रकार से ये चुनाव एमएलए मिलके करते हैं। तो भारत में जितने भी विधानसभा है, विधानमंडल है, उन विधानमंडलों से इसी प्रकार से चुनाव करके उन राज्यसभा के जो 233 राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके लिए हम उन्हें वहां पर भेजते हैं। तो बात समझ में आ गई। इसका ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति का इस प्रकार से चुनाव होता है। अब इससे सदस्यों की योग्यता मैंने नहीं लिखा इस पर। सदस्यों की योग्यता जो लोकसभा के चुनाव में के लिए जो सदस्यों की योग्यता वही सदस्यों की योग्यता है, पर राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? उसमें कितनी थी लोकसभा के लिए? 25 वर्ष। बाकी वो का वही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी तरह से पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो 4 योग्यताएं आपको तो वहां पर जब इसका
ये प्रश्न पूछेगा तो आपको वो लिखना है योग्यता है। आप जब नोट्स बनाओगे तो उस पर भी आप लिखोगे। उसके बाद कार्यकाल में देखिए, लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है। आपने देखा होगा कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 5 साल शासन किया, फिर क्या हुआ, लोकसभा भंग हो गई, फिर से चुनाव हुए, फिर से वोटिंग हुई और फिर पूरे देश के लोगों ने चुन के वापस किसको भेजा, 2019 में फिर मोदी को भेज दिया। ठीक है ना। फिर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, फिर जनता तय करेगी किसको भी प्रधानमंत्री बनाना है। तो लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी क्यों? क्योंकि वो हर 5 साल में भंग होती है। राज्यसभा स्थायी सदन है। आजादी के बाद से आज तक ये भंग नहीं हुई, ये कभी खाली नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसके पीछे वजह है कि इसमें जिन सदस्यों को हम भेजते हैं, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात कि 245 के 1/3 निकाल दो, 3 का भाग लगूंगा 80 सदस्य। कितने? 80 राज्यसभा के सदस्य, उनको हर 2 साल में क्या करते हैं? रिटायर कर देते हैं। और हर 2 साल के बाद वो जो रिटायर्ड किए उनकी जगह जो 80 सदस्य होते हैं वो नए आ जाते हैं। फिर अगले साल फिर 80 रिटायर होते हैं, फिर नए आ जाते हैं। इस प्रकार पूरी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जाते रहते आते रहते। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अब इसके राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? जो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जैसे अभी उपराष्ट्रपति कौन है? अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन? वेंकैया नायडू। अब अभी वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है, तो वो इस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन क्या होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और वो राज्यसभा मिलकर एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। वो कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य मिलकर एक उपसभापति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अब इसके बाद ये था, अभी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, उसका संगठन, उसकी रचना कैसे हो। अब यहाँ से संसद के कार्य, संसद का मतलब इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना। संसद का मतलब क्या हुआ? लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब संसद के कार्य देखिए, देश में सर्वोपरि संसद होती है, प्रधानमंत्री भी नहीं। आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री भी अपने पद पर तब तक ही रह सकता है जब तक कि संसद का विश्वास हो। जैसे कि अभी हमारी संसद में कितने का बहुमत चाहिए? 272, 272। जैसे लोकसभा में 272 बहुमत के लिए आंकड़ा है। यदि 272 लोग यदि हैं, उससे एक भी कम, उनमें से एक भी कम हो जाए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, 1.5 साल के बाद 1 वोट से गिर गई थी सरकार और 271 वोट मिले, विश्वास नहीं मिल सका। अर्थात कि उन्होंने संसद का विश्वास खो दिया, प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटना पड़ा, फिर से चुनाव हुए थे। अर्थात कि सर्वोपरि कौन है? संसद है। प्रधानमंत्री सिर्फ संसद का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री अपने पद पर या मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, वो अपने पद पर तब तक ही रह सकते हैं कि जब तक कि संसद का उसके अंदर भरोसा हो। और जिस दिन ऐसा लगे कि इस प्रधानमंत्री में हमारा यकीन नहीं रहा, संसद नो मोशन ले आती है, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं जिसे। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब इस प्रधानमंत्री में हमें भरोसा नहीं। फिर लोकसभा में क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग में ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में। यदि पक्ष में 272 या उससे अधिक पड़ जाए तो प्रधानमंत्री अपने पद पे कायम रहेगा, और 272 से कम वोट उन्हें मिल गए, सरकार उसी वक्त गिर जाती है, वही इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये संसद की अपनी क्या होती है? एक ताकत होती है। तो इस संसद के क्या क्या कार्य देखिए, ये संसद के कार्य भी एक अपने आप में प्रश्न है। एक निबंधात्मक प्रश्न ये और एक निबंधात्मक प्रश्न ये राज्यसभा वाला। 2 निबंधात्मक प्रश्न है, एक पेज का ही आंसर इसका। यदि आप ढंग से याद करो तो 10-15 मिनट का ही काम है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ भाई, विधायक शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब क्या है? विधायी का मतलब, विधेयक का मतलब होता है कानून। संसद का सर्वोपरि काम होता है कानून बनाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 3 तलाक पे कानून बनाया। मुसलमानों में एक प्रथा थी, 3 बार तलाक दे दो, तलाक हो जाता था। उनकी इस परिपाटी को गलत किया और उसका कानून कहाँ बना?
संसद में बना, संसद में कानून बना, तब जाके क्या हुआ कि वो देश में लागू होता है। आप जैसे ये कि पुलिस थानों में जो धाराएं वगैरह कम ज्यादा जोड़ी जाती है, जोड़ी सब की जाती है, आपको क्या लगता है कि ये पुलिस वाला अपनी नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते इसमें। उसे बना के कौन भेजता है? संसद में बैठे हुए जो वहां पर 400-500 लोग हैं, वो उस कानून को बनाते हैं। किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बिना कोई कानून ही नहीं बनता है। तो उसका सबसे पहला काम होता है कानूनों का निर्माण। अब कानूनों में भी देखो दो चीजें होती है। हमारा जब संविधान बना था तब दो प्रकार की सूची आती है संविधान में, एक तो संघीय सूची कहते हैं और एक समवर्ती सूची कहते हैं। जो संघीय सूची होती है इस पे कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है, संसद बनाती है। और जो समवर्ती सूची है उसमें कानून कौन बनाता है? उसमें कानून बनाते राज्य बनाते हैं। समवर्ती संघीय सूची वाले किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी व्यवस्था के ऊपर कभी भी कोई भी विधानमंडल, विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। हाँ, समवर्ती सूची का कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी कोई व्यवस्था है जिसपे देश को किसी कानून बनाने की जरूरत पड़े तो संघ बना सकता है। जो हमारी लोकसभा है, जो संसद है, वो बना सकती है। इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं संसद में, संविधान में पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। संविधान में ऐसे कि कुछ ऐसे कानून होंगे जिसे सीधे संसद बना लेगी, पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर सीधे संसद कानून नहीं बना सकती है। संसद कानून बना ले, उसके अलावा जितने भी हमारे पूरे भारत की जितने भी विधानसभा है, जितने भी राज्य, जिसे मसलन 30 राज्य है, तो 30 राज्यों में से आधे राज्य मतलब 15 राज्य की विधानसभा भी उस कानून के प्रति हाँ कहे, वो उनकी विधानसभाओं में पारित करें, तब वो कानून पूरे देश पर क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। कानून बनाना ये अपने आप में बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, तब जाके वो कानून हमारे हाथ में आता है। उसके बाद संसद की सबसे प्रमुख ताकत होती है संविधान में संशोधन। धारा 370 हटाई, संविधान में संशोधन किया तब हटी। 35A हटा, संविधान में संशोधन किया तब जाके 35A हटा। आरसीसी लागू की। ये सब जैसे कि कोई भी बड़े, अब जैसे कि भारत में कि समान नागरिक संहिता, इस देश में सब इंडियन है, तो देखा जाए तो सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। संविधान ने सबको बराबर हक दिया है, पर मुसलमानों के अपने अलग कानून है। इस देश में रहते हुए किसी के अलग कानून कैसे हो सकते हैं? हो सकता है भविष्य में सरकार कानून बनाए समान नागरिक संहिता के ऊपर, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने की ताकत सिर्फ किसके पास है? अपने संसद के पास। जैसे इन फ्यूचर में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इन्हें संविधान की कुछ भागों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ था, उस समय वो जो संविधान है, संविधान बनाते समय जो बनाने वाले लोग थे, इतने दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने संविधान में संशोधन के लिए ऑप्शन छोड़ रखे थे कि आप कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर, यदि आपको लगता है वक्त के साथ जब देश बदल रहा होता है तो कुछ नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी, तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पर संविधान में संशोधन की ताकत सिर्फ किसको दे रखी है? इसमें अपने संसद को दे रखी है। इसमें कुछ ऐसे संशोधन होते हैं, मामूली चीजें, उन्हें संसद सामान्य बहुमत से भी पारित कर सकती है। अर्थात कि नॉर्मल कानून है कोई, और लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने की जरूरत है, तो संसद में 272 लोग भी यदि कर दें सामान्य बहुमत, जैसे कि विधानसभा में हमारे कितने हैं? 250 है, तो विधानसभा में, राज्यसभा में 250 है, तो 125 लोग, 126 लोग उधर सहमति दे दें, और इधर बहुमत के लिए 272 चाहिए, इधर 272 लोकसभा में सहमति दे दें, तो क्या उस संविधान में संशोधन हो जाएगा। परंतु कुछ ऐसे नियम होते हैं संविधान में, अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिसके बदलने के लिए, जिसे लागू करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अर्थात कि सामान्य बहुमत से वहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे धाराएं हैं, ऐसे कानून है, ऐसे सेंसिटिव पॉइंट है जिसके ऊपर सीधे मामूली बहुमत से आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और इसके साथ संविधान संशोधन के अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था है जिनमें कि पूरे देश के आधे जो राज्य होते हैं वो भी स्वीकृति दे, तभी वो संशोधन लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसके बाद है वित्तीय शक्तियां। संसद के पास अपनी वित्तीय शक्तियां होती है। आपने देखा होगा कि हर मार्च में हमारे देश में बजट आता है, बजट सत्र कहते हैं जिसे,
बजट का मतलब होता क्या है कि एक साल में इस देश के पास आय कितनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना कर्जा बढ़ा, कितना कम हुआ, या देश में किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसके ऊपर कम करना है, ये सब कहाँ होता है। ये पूरा लेखा जोखा कहाँ रखा जाता है, संसद में उन सदस्यों के सामने रखा जाता है। और जो वित्त मंत्री होता है उस बजट को वो क्या करता है, वो रखता है। और बजट जब तक उस बजट प्रस्ताव पारित नहीं होता है, बजट पारित नहीं होता है संसद में, तब तक न तो 1 रुपया सरकार खर्च कर सकती है, न कहीं से ला सकती है। अर्थात कि उस बजट पारित होने के बाद ही आय व्यय सरकार कर सकती है। ये सबसे बड़ी ताकत होती है, वित्तीय शक्ति, और ये लोकसभा के पास होती है। उसके बाद है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक देखिए, पूरे देश के प्रशासन को हैंडल कौन करता है, लोकसभा करती है। और लोकसभा में भी कौन करता है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब जैसे गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, दूरसंचार मंत्री है, परिवहन मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और ये अपने आप में बहुत ताकतवर पद होते हैं। ये मंत्रिमंडल में एक एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है, पर वो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति। अर्थात कि संसद का जब तक उस मंत्रिमंडल पर भरोसा है तब तक वो मंत्रिमंडल का व्यक्ति वो अपने पद पर रह सकता है। और जिस दिन संसद मतलब कि 272 से कम का आंकड़ा आ गया, उस दिन वो मंत्रिमंडल अपने आप में क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और लोकसभा का यदि विश्वास है तब तक उस मंत्रिमंडल का क्या होता है, अस्तित्व रहता है। और मंत्रिमंडल का हेड ऑफ कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि देश की व्यवस्था के हिसाब से देश को अलग अलग विभागों में बंटवारा कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है। यदि मोदी ये चाहे कि मैं ही सब काम करूं, मोदी ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, उन्होंने सब मंत्रालयों को बांट दिया। पर मॉनिटरिंग किसकी रहती है, प्रधानमंत्री की रहती है। प्रधानमंत्री जब चाहे तब उस कैबिनेट मिनिस्टर को बुला के उस संबंध में कोई भी जानकारी वो मांग सकता है। उसके अलावा विविध शक्तियां, संसद की विविध शक्तियां क्या होती है। सबसे पहले संसद की कुछ शक्तियों में देखो, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है बताओ मैं। अर्थात कि देश का राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है। अर्थात कि भारत की जो वोटर लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे किसका नाम लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का, क्योंकि वो प्रथम नागरिक है, पहला व्यक्ति है। और ये राष्ट्रपति का पद हमारे इस देश में बहुत गरिमा का पद है। आप प्रधानमंत्री को लाख गाली दे सकते हो, देते भी हैं। मोदी को जितनी गालियां दी किसी को दी नहीं गई है, पर मोदी ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पर आप राष्ट्रपति को गाली नहीं दे सकते हो। आपने कुछ सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ कह दिया तो पुलिस आधे घंटे में आपको पकड़ के लेके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मोदी तो देश की जनता के द्वारा राष्ट्रपति होता है, वो संविधान का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत गरिमापूर्ण पद है। तो ये महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से हटाना। अभी कब हो सकता है, जब राष्ट्रपति के खिलाफ किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी बड़े कोर्ट में उसके खिलाफ कोई मामला हो, या कोई रिश्वत का मामला हो, या किसी ऐसी गतिविधि में यदि राष्ट्रपति लिप्त पाए जाए कि जिसमें लगता है कि इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर ऐसे राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। पर राष्ट्रपति को सीधे नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ता है। महाभियोग मतलब कि किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत यदि हटाने के पक्ष में हो तो ही राष्ट्रपति हट सकता है, वरना राष्ट्रपति नहीं हट सकता है। ये इतना जटिल प्रोसेस होता है कि भारत में पिछले 70 सालों में राजनीतिक उठापटक बहुत हुई, पर आज तक भारत में आजादी के 72-73 सालों के बाद आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। अर्थात कि महाभियोग प्रस्ताव से किसी भी राष्ट्रपति को आज तक हटाया नहीं गया है। उसके बाद होता है विविध शक्तियों में दूसरी शक्ति है कि जब आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी। आपातकाल कब लागू होता है, देखो आपातकाल 2 प्रकार का होता है। एक तो वित्तीय आपातकाल होता है, और दूसरा एक आपातकाल होता है जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए, जैसे कि देश के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। अब देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो देश में अफरा-तफरी बचेगी, तो जो ताकत है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, तब सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती है। अर्थात कि जितने भी जो राज्यों की विधानसभा वगैरह जो भी होती है वो सबकी सब क्या हो जाती है, भंग हो जाती है,
और पूरे देश की ताकत एक सेंट्रल कमान राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के हाथ में दिखती है, पर उस राष्ट्रपति के हाथ में आई उन ताकत का असली प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, उसका मंत्रिमंडल करता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा संकट आ जाए इस देश पे कि फाइनेंशियली पैसा खत्म हो गया, विदेशी मुद्रा खत्म हो गई और देश बहुत बड़े कर्जे में डूब गया है, अब भूखमरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तब आपातकाल लागू करते हैं। और आपातकाल लागू होने के बाद फिर सिस्टम फिर ऊपर से हैंडल होता है। उसमें कई बार क्या होता है कि प्रताड़नाएं होती है, आपके मौलिक अधिकारों का वो भी होता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी, आपको पता ही होगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी आपातकाल, क्योंकि उनका जिस जगह से वो चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी, उस चुनाव को हाईकोर्ट के एक वकील ने उसका निर्वाचन रद्द कर दिया था। तो प्रधानमंत्री ने गुस्से के मारे आपातकाल लागू कर दिया। 1.5 साल तक आपातकाल रहा था। और जितने भी आज जीवित नेता आपको दिखाई देते हैं, इन सभी नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल में ठूस दिया था। उस समय प्रेस के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाता है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध, आप कुछ ऐसा लिख नहीं सकते हो, सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हो। आपातकाल भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी वाली बात थी, उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। पर राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति सीधे नहीं कर सकता है। किसके माध्यम से? मंत्रिमंडल के माध्यम से। इसकी सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति कहे कि चलो आपातकाल की घोषणा, ऐसा नहीं होता है। ये आपातकाल की घोषणा भी 2 प्रकार से होती है। एक तो पूरे देश पे आपातकाल लगाना, या किसी राज्य में ये लगता है कि कानूनी सिस्टम पूरा फेल हो रहा है, किसी राज्य में अराजकता फैल रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? वहां सीधे आपातकाल लागू देता है, इमरजेंसी लागू कर लेता है और वहां की सरकार की औचित्य भंग हो जाती है और उसे सरकार चुनौती भी नहीं दे सकती। राज्य सरकारें होती है, चुनौती भी नहीं दे सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा के बाद 1 माह के भीतर आपातकाल, जिससे आपातकाल का मतलब होता है कि अचानक कोई संकट आ जाए, उस समय तो संसद बुला नहीं सकता फटाफट। उस समय एक जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की एक सिफारिश से आपातकाल की घोषणा हो जाती है, परंतु 1 महीने के भीतर उस आपातकाल के लिए स्वीकृति किससे लेनी पड़ती है? आपातकाल तो लागू कर दिया, पर उसकी स्वीकृति आपको संसद में लेनी पड़ेगी। ये संसद की ताकत है। संसद ये कह दें कि नहीं, आपने गलत आपातकाल लागू किया, तो उस आपातकाल को हटाना पड़ेगा वापस। इसलिए सर्वोपरि ताकत किसकी है? संसद की है। और आपातकाल अधिक से अधिक कितने महीने तक रह सकता है? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और पर फिर भी ये लगे कि 6 महीने में भी स्थिति भी सुधरी है, तो उसके बाद भी 6 महीने के लिए एक और आपातकाल लागू हो सकता है। अर्थात कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। परंतु 12 महीने से ज्यादा फिर आपातकाल लागू नहीं होता है, फिर चुनाव करवाने ही पड़ते हैं। तो ये सभी ताकतें किसकी थी? संसद की ताकतें थी। अब ये कि थोड़ा इसको घर पे जाके किताबों को पढ़ोगे तो जो मैं बोला वही किताबों में लिखा हुआ है, पर उसके लिए किताब यूं एक आपके पास भारी भरकम किताब है, आपको यूं लेके बैठना पड़ेगा, चाहे कुर्सी पे बैठो चाहे जमीन पे। और अपनी जो 2 आंखें हैं, जो बटन जैसी 2 आंखें हैं, भैंसे जैसी आंखें, उन आंखों को उन अक्षरों के ऊपर गड़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सके कि आज की ये मेहनत आपको 7 नंबर, कुछ महीनों के बाद 7 नंबर आपको दिलवा देगा। इज इट क्लियर? चलिए, आज के लिए काफी। आज के लिए 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो राज्यसभा की रचना एवं संगठन, दूसरा है इसके संसद की ताकतें, संसद की शक्तियां और अधिकार। और ये 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयार है। आई वुड लाइक टू, मैं बहुत जल्दी आप जो यहाँ पढ़ने बच्चे आ रहे हो, जितना ये सामाजिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, वो जल्दी आपका एक अच्छा सा, जैसे बोर्ड में बोर्ड टाइप परीक्षा लेते हैं, वैसे मैथ्स का, इनकी इंग्लिश की मैं एक टेस्ट लूंगा यहाँ पर वापस। इसलिए अपने स्तर पे पढ़ते रहना। और जब भी लूंगा उसके 5 दिन पहले मैं बता दूंगा कि मैं ऐसे आपके टेस्ट ले रहा हूँ, ताकि पता चले कि इन तिलों में कितना तेल है, क्या सारे सूखे के सूखे बिना ऐसे। ठीक है, चलिए।